गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रे ऑप्टिक्स के अपन ने लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक की अपन ने निर्भरता पढ़ी थी। आज उससे जस्ट अगला वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। 2015 राजस्थान बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अपने 4 नंबर का आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और लेंस, इसके बाद में अपन एक टॉपिक लेंगे लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र, उसमें भी ये टॉपिक अपने काम में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस। इसमें अपन गोलीय पृष्ठ दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ और एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो देखिएगा टॉपिक पर, टॉपिक ले रहे हैं अपन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी कांच के खोखले गोले को काटते हैं, ये कांच का खोखला गोला है, जैसे इस कांच के खोखले गोले को काटते हैं तो इसके दो भागों में डिवाइड होता है। जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसकी दो सतह होती है। अगर इन दोनों सतह में से एक को अपन परावर्तक और दूसरी सतह को पॉलिश कर देते हैं तब तो वो अपना कहलाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमेशा प्रकाश का होता है परावर्तन, जबकि कांच के खोखले गोले को काटते हैं और उसकी दोनों सतह पर अगर अपन पॉलिश नहीं करते हैं तो वो अपना कहलाएगा स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ होता है उसमें हमेशा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जबकि गोलीय दर्पण में हमेशा प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। यह टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान बोर्ड में। यह टॉपिक अपने आया था कितने मार्क्स का? 4। तो अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब अपवर्तन में अपन को बताया एक नियम होता है जिसे अपन बोलते हैं किसका नियम? स्नेल। और स्नेल का नियम ये कहता है आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किसके सापेक्ष? पहले। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है n/1 और इस नियम को अपन बोलते हैं स्नेल का नियम, यही अपवर्तन का नियम। इसमें अपन टॉपिक ले रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो बोर्ड पे देखिएगा, ये मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है APB, ये गोलीय पृष्ठ है AB, गोलीय पृष्ठ। ये गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन बोलते हैं पोल, ध्रुव कहते हैं। गोलीय पृष्ठ APB जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, इस गोलीय पृष्ठ का कहलाता है वक्रता केंद्र। तो APB गोलीय पृष्ठ है और ये कैसा गोलीय पृष्ठ है? उत्तल। तो सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब APB गोलीय पृष्ठ है जिसमें से अपन बता रहे हैं कि P तो इसका पोल है, ध्रुव है। गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, इस गोलीय पृष्ठ का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इस गोलीय पृष्ठ की कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब ये गोलीय पृष्ठ है APB, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। APB के इधर जो माध्यम है वो वायु विरल माध्यम है। गोलीय पृष्ठ बना हुआ है कांच का, और कांच कैसा माध्यम है? सघन। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग होता है अलग अलग। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग होता है ज्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। और प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है ना, उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ से हमेशा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। वायु विरल माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, कांच सघन माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2। तो n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक है वायु का, जबकि n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है किसका? कांच। कांच का मतलब किस माध्यम का है? सघन। और n1 किस माध्यम का है? विरल। गोलीय पृष्ठ
एपीबी के मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है, ओ ऑब्जेक्ट है। इस वस्तु से अपन को प्रतिबिंब का निर्माण करना है, और प्रतिबिंब के लिए अपन को कितनी परावर्तित और कितनी अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होती है? 2। ओ बिंदु पर रखी गई वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश इस गोलीय पृष्ठ एपीबी पर आपतित होती है, और मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या नहीं होती? विचलित। क्योंकि मैंने एक नियम बता रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अगर उसके पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है तो वो कभी भी अपने मार्ग से क्या नहीं होती? विचलित। तो ये बिना अपने मार्ग से विचलित हुए कैसे गुजर जाएगी? सीधी। ओ बिंदु से एक प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ एपीबी के किस बिंदु पर आपतित हो रही है? एन। तो जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। तो ओ एन आपतित प्रकाश किरण, ये इस प्रकाश किरण के प्रारंभिक पथ की दिशा, डायग्राम को देखो, एन बिंदु के जिस बिंदु पर या एन बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर अपन एक खींचते हैं लंब, और वो लंब उस बिंदु पर कहलाता है अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे लिखा जाता है? आई। अब ये जो प्रकाश किरण है वो n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन। और n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में प्रवेश करने पर इस प्रकाश किरण का वेग कम होगा, और वेग कम होने के कारण यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब। तो ये इसके प्रारंभिक पथ की दिशा NC अभिलंब, तो वेग कम होने के कारण ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब। यह भी अपवर्तित किरण, यह भी अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, तो यहां बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। तो O वस्तु, I प्रतिबिंब, C वक्रता के अंदर, P पोल। गोलीय पृष्ठ में भी दूरी का मापन किससे किया जाता है? दूरवश से। PO, तो ये गोलीय पृष्ठ से बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को लिखा जाता है U से, और चिन्ह परिपाटी से ये सिंबल आएगा किसका? माइनस, क्योंकि अपने चलने की दिशा वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के किस दिशा में? विपरीत। P दूरवः, C वक्रता के अंदर, दूरवः और वक्रता के अंदर के बीच की दूरी इसकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R। P दूरवः I बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो PI गोलीय पृष्ठ से किसकी दूरी? प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे? V। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहां अपने चलने की दिशा वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा, तो V पॉजिटिव होगा, R भी पॉजिटिव होगा, लेकिन PO गोलीय पृष्ठ से बिंब की दूरी है जो कैसी होगी? नेगेटिव। अब अपन ये कह रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ के n बिंदु से इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, और वो लंब सपोज करो मैंने कौन सा डाल दिया? NM। तो बिंदु M है, वो बिंदु P के अति निकट स्थित है, तो M को अपन क्या कंसीडर कर लेंगे? P। दोनों अति निकट है, संपातित है ये बिंदु। अब यहां मान लीजिए कोण कितना? अब देखो यह अपवर्तित किरण, यह अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। इसको मैं किससे लिखूंगा? R। I कौन सा कोण? आपतन। ये वाला कोण मान लीजिए कितना? अल्फा। ये वाला कोण मान लीजिए कितना? बीटा। और इस वाले कोण को मैंने मान लिया कितना? गामा। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया इसमें। अब अपन को गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो एक बार दोबारा देखिएगा, एपीबी गोलीय पृष्ठ है, इसके बाईं तरफ वायु विरल माध्यम है, दाईं तरफ कांच सघन माध्यम है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1। R इसकी वक्रता त्रिज्या। अब किरण चित्र से फ्रॉम रे डायग्राम, इसमें देखो 3 समकोण त्रिभुज है, NMO, NMC, NMI। तो इसमें 3 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज NMO। देखना बोर्ड पर NMO। एक समकोण त्रिभुज है NMC,
एन एम सी, वह एक समकोण त्रिभुज है एन एम आई, जिसमें ये 3 समकोण त्रिभुज है एन एम ओ, एन एम सी और एक समकोण त्रिभुज हो गया एन एम आई। इन सब समकोण त्रिभुज में अपन वैल्यू ज्ञात करेंगे tan थीटा की, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। डायग्राम को देखना, एन एम ओ में ये कौन है थीटा अल्फा, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी लंब, ये भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, और ये भुजा क्या कहलाएगी आधार। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज एन एम ओ में tan थीटा, थीटा की जगह आएगा अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण, लंब तो हो गया एन एम, कर्ण हो गया इसका सॉरी लंब बट्टा आधार, लंब तो हो गया एन एम और आधार इसका क्या हो गया एम ओ। दूसरा tan बीटा, तो ये थीटा बीटा, थीटा के सामने भुजा ये लंब, ये कर्ण और ये भुजा क्या कहलाएगी आधार, तो tan बीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम सी। और तीसरे त्रिभुज एन एम आई में वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन tan गामा, तो लंब तो हो गया एन एम, आधार इसका हो गया एम आई, तो एन एम अपॉन एम आई, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एमओ गोलीय पृष्ठ से बिंब की दूरी, एम सी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, एम आई गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। अब अपन को बताया कि त्रिकोणमिति में जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग इक्वल होती है किसके थीटा, और tan थीटा की वैल्यू भी इक्वल होती है किसके थीटा। अब अपन यहां लिख रहे हैं अल्फा बीटा व गामा के, अल्फा बीटा व गामा के क्या होने पर अति अल्प, बहुत ही कम होने पर tan अल्फा की वैल्यू इक्वल होगी अल्फा के, tan बीटा की वैल्यू इक्वल होगी बीटा के, और tan गामा की वैल्यू लगभग इक्वल होगी किसके गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के अति अल्प होने पर tan अल्फा की वैल्यू लगभग इक्वल होगी अल्फा के, tan बीटा की वैल्यू इक्वल होगी बीटा के, और tan गामा की वैल्यू इक्वल होगी किसके गामा। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से tan अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं अल्फा, tan बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं बीटा, और tan गामा की जगह क्या लिख सकता हूं गामा। तो समीकरण 1 से tan अल्फा की जगह अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एमओ, tan बीटा की जगह बीटा, और बीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम सी, तो एन एम अपॉन एम सी, और tan गामा की जगह क्या पुट कर सकते हैं गामा, और गामा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम आई, तो अल्फा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम ओ, बीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम सी, और गामा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम आई। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब दोबारा देखना, इसी 3 ट्रायंगल लिया अपन ने एन एम ओ, एक ट्रायंगल लिया एन एम सी, एक मैंने त्रिभुज लिया एन एम आई। अब इस रे डायग्राम में 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है एन ओ सी, एन ओ सी में 2 तो इंटीरियर एंगल है अल्फा और बीटा, जबकि आई है ना वो एक्सटीरियर एंगल है बहिर्कोण है, और किसी भी त्रिभुज में बहिर्कोण होता है ना वो आंतरिक कोणों के किसके तुल्य होता है योगफल के। तो इस एक त्रिभुज को और ले रहे हैं, त्रिभुज यहां देखो त्रिभुज एन ओ सी, त्रिभुज एन ओ सी में आई बहिर्कोण है, त्रिभुज एन ओ सी में, ये एन ओ सी, तो 2 तो इसमें आंतरिक कोण है अल्फा और बीटा, और आइए इसका कौन सा कोण है बहिर, और इस त्रिभुज में जो बहिर्कोण होता है वो आंतरिक कोणों के किसके तुल्य योगफल। और वैसे यहां देखें तो आई कौन सा कोण है आपतन,
तो आई बहिर्कोण है और बहिर्कोण आंतरिक कोणों के योगफल के तुल्य है। तो आई इज इक्वल टू होगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। दूसरा रे डायग्राम को देखना, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है एन सी आई। इसमें देखो एक तो कोण है आर, एक कोण है गामा और एक कोण है बीटा। तो इसका आर और गामा है ना वो तो आंतरिक कोण है और बीटा कौन सा कोण है, बहिर। और किसी भी त्रिभुज में बहिर कोण होता है वो आंतरिक कोणों के किसके तुल्य है, योगफल। तो त्रिभुज एन सी आई में बीटा और बीटा कौन सा कोण है, बहिर। और बहिर कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योगफल के तुल्य है। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। लेकिन अपन को यहां चाहिए आई और आर। आई तो आपतन कोण है, आर कौन सा कोण है, अपवर्तन। क्योंकि यहां अपवर्तन हो रहा है तो अपन स्नेल का नियम लगाएंगे इसमें। तो यहां से आर का मान ज्ञात करते हैं। आर अपवर्तन कोण, आर अपवर्तन कोण, तो यहां से आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इसको इक्वेशन नंबर में दे रहा हूं 4। तो आई तो आपतन कोण है, आई इज इक्वल टू तो हो गया अल्फा प्लस बीटा और आर इज इक्वल टू हो गया बीटा माइनस गामा। आई आपतन कोण है जबकि आर कौन सा कोण है, अपवर्तन। और गोलीय पृष्ठ से हमेशा प्रकाश का अपवर्तन होता है और गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण यहां एक नियम लगेगा जिसे अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब कितना हो गया, साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है और उस कांस्टेंट राशि को अपन बोलते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष, पहले। तो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू हो गया n/1। अब देखना इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई अपन साइन आर को अपन पुट कर सकते हैं बेटा साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। n2/n1 भी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष, पहले के। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। आई व आर के अति अल्प होने पर साइन आई की वैल्यू इक्वल होगी आई के और साइन आर की वैल्यू इक्वल होगी किसके, आर। तो आई और आर का मान जब बहुत ही कम होगा तो थीटा अति अल्प होने पर साइन थीटा की वैल्यू लगभग इक्वल होती है किसके, थीटा। तो साइन आई की जगह आ जाएगा आई और साइन आर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर। तो स्नेल के नियम का नया रूप क्या आ जाएगा, n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। तो n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। अब आई आपतन कोण है, आर कौन सा कोण है, अपवर्तन। आई और आर का मान अपन लिखेंगे बेटा किससे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, तो रखो बेटा आई की जगह तो क्या आएगा, n1 इंटू आई की जगह तो हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू आर की जगह क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो यह वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा किसकी, आई और आर। तो आई की जगह तो लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह मैंने लिख दिया बीटा माइनस गामा। अब देखो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, इस अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू अपन किससे लिखेंगे, समीकरण नंबर 2।
यहाँ मान रख दो अल्फा बीटा गामा से। तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 2 से। तो बताओ अल्फा की जगह तो क्या लिखूं, एन एम अपॉन एम ओ, बीटा की जगह क्या लिखूं, एन एम अपॉन एम सी, और बीटा की जगह क्या लिखूं, एन एम अपॉन एम सी, और गामा की जगह क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन एम आई। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर, मान रख दो बेटा n1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू तो होगा बेटा एन एम अपॉन एम ओ, प्लस बीटा, बीटा की जगह आएगा एन एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन टू, बीटा की जगह आएगा बेटा एन एम अपॉन एम सी, सिंबल माइनस का, और गामा की जगह आ जाएगा एन एम अपॉन एम आई। तो ये मैंने समीकरण नंबर 2 से इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है किसकी, अल्फा बीटा और गामा। इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एन एम, एन एम यहाँ भी एन एम, यहाँ भी एन एम कॉमन आ गया, यहाँ भी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एन एम, एन एम से एन एम क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं एन वन अपॉन एम ओ प्लस एन वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एम सी माइनस एन टू अपॉन एम आई। अब देखो एन वन अपरिवर्तनांक है विरल माध्यम का, एन टू अपरिवर्तनांक है सघन माध्यम का, एम ओ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे दूरी का मापन अपन पोल से करते हैं, लेकिन जैसे ही ये यहां से लंब डालेंगे ना तो एम पी के अति निकट स्थित है, तो अपन पी को कंसिडर कर लेते हैं क्या, एम, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह संपातित है। अब एमओ बिंब की दूरी, एम सी वक्रता त्रिज्या, एम सी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, एम आई गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, एन वन विरल माध्यम का अपरिवर्तनांक और एन टू किस माध्यम का अपरिवर्तनांक, सघन। ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह अपन, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसका अगर अपन पक्षांतरण करते हैं तो देखो एन टू अपॉन एम आई, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, प्लस एन वन अपॉन एम ओ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एम सी माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, एन वन अपॉन एम सी। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अपन को पता है एम आई गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये देखो एम पी के अति निकट स्थित है। वैसे दूरी का मापन अपन पोल से करते हैं, लेकिन पी आई कह दो या एम आई कह दो, क्योंकि एम पी के अति निकट स्थित है। एम आई इज इक्वल टू वी, पॉजिटिव है क्योंकि अपने चलने की दिशा है वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सिस्टम, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। एम सी वक्रता त्रिज्या आर, लेकिन एमओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव। यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखो एन टू अपॉन एम आई की जगह आएगा वी प्लस एन वन अपॉन एमओ, एमओ की जगह क्या आ जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एम सी की जगह आएगा आर माइनस एन वन, और एम सी की जगह भी कितना आएगा, आर, ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल किसका आएगा, माइनस, और इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र तब है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रवेश करती है, किस में, सघन, क्योंकि यहां प्रकाश किरण देखो विरल से किस में जा रही है, सघन। तो ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र तब है जब प्रकाश किरण विरल से एंटर कर रही है,
विरल माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन। तो सघन का अपवर्तनांक कितना? n2, विरल का कितना? n1। तो इस फॉर्मूले में देखो पहले क्या आया? n2 और बाद में क्या आया? n1। तो याद रखना जिसमें एंटर करती है उसका अपवर्तनांक पहले आएगा और जिस माध्यम से एंटर करती है उसका अपवर्तनांक बाद में आएगा। तो n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से एंटर करती, किस माध्यम में? विरल। तो सघन से विरल में एंटर करती तो विरल का अपवर्तनांक कितना? n1, सघन का कितना? n2। तो पहले जिसमें एंटर करती है उसका आता है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होगा n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है जब प्रकाश किरण सघन से किस में प्रवेश करती है? विरल। और विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो फॉर्मूला होगा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो ये टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछना।